अच्छा, कॉलेज के अंदर ये था कि जब मैं कॉलेज में थी मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप होता था, तो एक बड़ा सिक्योर सा एनवायरनमेंट था। किसी को जरूरत नहीं होती थी कि कोई मुझसे डायरेक्टली कोई ऐसी कोई बात करे, एक पूरा माहौल था। तो जब मैं हाउस जब में आई, फिर उसके बाद मैंने हॉस्पिटल जाना शुरू किया, तो उसमें ये था कि अब मुझे अकेले सबको फेस करना है। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पर ना जरा हिचकिचा रही थी कि ये कैसे होगा। अब मैं व्हील चेयर अकेले चला रही हूँ, लोग सब मेरी तरफ मुड़कर देख रहे हैं, कोई तमाशा सा जैसे यहाँ पर होता है। तो वो वाली चीजें थी। और फिर लोगों के रोक रोक कर, मतलब दिन में अगर 10 लोग आपको रास्ते में रोककर पूछ रहे हैं अच्छा फिर क्या हुआ आपके साथ। एक खातून आई मेरे पास और वो कहने लगी, अपने घर में किसी का जिक्र कर रही थी कि उनको कुछ जहनी सेहत के मसाइल हैं। मैं ये एज्यूम कर रही थी कि ये उनको इलाज के लिए लाना चाह रही है और उसके लिए बात कर रही है। तो मैंने कहा कि जी आप, ये हमारे ओपीडी के दिन होते हैं, आप इनमें से किसी भी दिन ले आइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं समझ चाहती हूँ वो एक दफा आपसे मिले और इबरत हासिल करें। तो इस किस्म की बहुत सी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, स्पेशली जब आप व्हीलचेयर पर होते हैं। मरीजों की तरफ से तो हमेशा बहुत अच्छा ही रहा, अमूमन ज्यादातर अच्छा ही रहा। बाज़ औक़ात कोई इस तरह की बात होती थी, जैसे वो लोग अपनी सादगी में इस तरह से बात कर जाते थे। एक खातून आई मेरे पास और वो कहने लगी, अपने घर में किसी का जिक्र कर रही थी कि उनको कुछ जहनी सेहत के मसाइल हैं। तो मैं ये एज्यूम कर रही थी कि ये उनको इलाज के लिए लाना चाह रही है और उसके लिए बात कर रही है। तो मैंने कहा कि जी आप, ये हमारे ओपीडी के दिन होते हैं, आप इनमें से किसी भी दिन ले आइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं समझ चाहती हूँ वो एक दफा आपसे मिले और इबरत हासिल करें। तो इस किस्म की बहुत सी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, स्पेशली जब आप व्हीलचेयर पर होते हैं ना। अच्छा, कॉलेज के अंदर ये था कि जब मैं कॉलेज में थी मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप होता था, तो एक बड़ा सिक्योर सा एनवायरनमेंट था। किसी को जरूरत नहीं होती थी कि कोई मुझसे डायरेक्टली कोई ऐसी कोई बात करे, एक पूरा माहौल था। तो जब मैं हाउस जब में आई, फिर उसके बाद मैंने हॉस्पिटल जाना शुरू किया, तो उसमें ये था कि अब मुझे अकेले सबको फेस करना है। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पर ना जरा हिचकिचा रही थी कि ये कैसे होगा। अब मैं व्हील चेयर अकेले चला रही हूँ, लोग सब मेरी तरफ मुड़कर देख रहे हैं, कोई तमाशा सा जैसे यहाँ पर होता है। तो वो वाली चीजें थी। और फिर लोगों के रोक रोक कर, मतलब दिन में अगर 10 लोग आपको रास्ते में रोककर पूछ रहे हैं अच्छा फिर क्या हुआ आपके साथ। अच्छा, तो ये वाले रिमार्क्स शुरू में तो कभी आप इग्नोर करते हैं, कभी जवाब भी दे देते हैं। तो ये एक हमारे आई थिंक माशरती रवैया है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इस तरह से। लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर लोगों का जो है अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, कोलीग्स में भी बहुत अच्छा था। बाज़ औक़ात कोई चंद एक बातें इस तरह की होती हैं, लेकिन आई थिंक वो सबकी अपनी मेंटालिटी है। इस हवाले से ना मैं 2 एस्पेक्ट्स में बात करना चाहूँगी। एक उन लोगों के लिए जो कि ज़हनी अमराज़ का शिकार है और एक उन लोगों के लिए जो कि किसी जिस्मानी माज़ूरी का शिकार है। जो ज़हनी अमराज़ का शिकार हैं लोग, उनमें अक्सर ऐसा होता है कि उस टाइम पर इंसान को लगता है कि मेरे लिए ज़िंदगी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई एग्ज़िट नहीं है, शायद मौत ही एक रास्ता है जो कि मुझे इस तकलीफ़ से, अज़ियत से निकाल सकती है। वो मेंटल सफ़रिंग बहुत बहुत बुरी सफ़रिंग होती है और फिज़िकल सफ़रिंग से कहीं ज़्यादा बुरी सफ़रिंग है। तो मैं सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि हेल्प इज़ देयर, हेल्प मौजूद है। आपको लग रहा होता है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते, जबकि इन चीज़ों का इलाज मौजूद है और आप वापस ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए इलाज को ढूंढिए, डॉक्टर के पास जाइए, जो थेरेपिस्ट है उनके पास जाइए, हेल्प सीख कीजिए। ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, ये ऐसी नहीं है कि आप इसको किसी भी रोग में बैठकर अपनी ज़िंदगी जो है गुजार दें और ज़ाया कर दें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है, तो इसको मैक्सिमम अवेल करें। आपके लिए जब हेल्प मौजूद है तो आप हेल्प लीजिए। और आप कम से कम अक्सर लोगों को ये होता है कि नहीं, मैं दवाई लूँ, मैं दवाई क्यों लूँ, मैं दिमाग के लिए दवाई ले लूँ। अब जिस तरह से जिस्मानी बीमारियाँ उसी तरह से ज़हनी बीमारियाँ भी हैं। जैसे हमारा जिस्म काम करता है, मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, उनके इम्बैलेंस से मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं, इसी तरह से जहन के साथ भी होता है। तो हमें बहुत सपोर्ट की बाज़ों का ज़रूरत होती है। आजकल जिस तरह हम लोगों का माहौल है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम देखते हैं जहनी तनाव बहुत है हमारे इस लाइफस्टाइल के अंदर। तो ऐसे में बहुत लोगों को अक्सर क्राइसिस में चले जाते हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हेल्प ज़रूर लीजिए। दूसरा मैं ये कहूँगी कि जो लोग किसी जिस्मानी माजूरी के साथ हैं, हमारे यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बहुत मुश्किल हैं। उस तरह से हमारे जो सोसाइटी है या हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इनेबलिंग नहीं है, वो डिसेबलिंग है अनफॉर्चुनेटली। आपको अपनी जंग लड़नी है, ठीक है, आपने अपनी जंग लड़नी है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप ये समझ लेंगे कि ये जो मेरी डिसेबिलिटी है या मेरी जो माजूरी है, मेरे जो फिजिकल चैलेंज है, ये मेरी ज़िंदगी की डेफिनेशन बन गया है, मैं एक माजूर हूँ, तो फिर आप कुछ नहीं ज़िंदगी में अचीव कर सकते।
ये माजूरी, ये चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। आप इससे बहुत बड़े हैं, आप एक कंप्लीट बीइंग हैं। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा या आपकी ज़िंदगी की डेफिनेशन नहीं है। तो इसको डेफिनेशन ना बनाएं, इसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं उसकी बेस पर खुद को डिफाइन कीजिए। देखिए, हमारे मुल्क में पहले तो जो इस तरह से फिजिकल चैलेंजेस के साथ लोग हैं वो प्रोफेशनल लाइफ तक पहुंचते ही बहुत कम है। सबसे पहली चीज़ तो ये है एक्सेस, रसाई, जो कि एक बुनियादी इंसानी हक है। हम ये नहीं कहेंगे वो सिर्फ स्पेशल नीड्स वालों का हक है, जो कि हर इंसान का हक है कि उसको तमाम तालीम के मौके हों, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हों, जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हों, एजुकेशन हो, तो उनके तमाम को बराबर मौके फराहम किए जाएँ। एक्सेस आपकी, मिसाल के तौर पर अगर मैं व्हीलचेयर पर हूँ, मैंने मार्केट जाना है, मार्केट व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। हो सकता है मैंने स्कूल या कॉलेज जाना हो, वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं होगा। मुझे पार्क्स में जाना है, मुझे म्यूजियम में जाना है, रेस्टोरेंट्स में जाना है, वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं होगी। तो आपकी दुनिया तंग कर दी जाती है आप पर। तो एक तो एक्सेस का ख्याल रखेंगे। हम जब बिल्डिंग्स बनाते हैं उस बिल्डिंग कोड के अंदर रैंप, ठीक है, एक स्लोप चाहिए होता है, और वो अगर आप सीढ़ियों को स्लोप से कर दें सब्स्टिट्यूट, तो उसमें उस रैंप को पैदल चलने वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हीलचेयर यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, घर से निकलने के लिए जब एक बंदा स्पेशल नीड्स के साथ होता है, व्हीलचेयर पर होता है, तो कोई खास किस्म का टॉयलेट चाहिए होता है। तो अगर वो शख्स एक वर्किंग स्पेस में जा रहा है और वहाँ पर वो वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकता, तो वो बहुत से ऐसे मैं जानती हूँ जो कि प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशल चैलेंजेस के साथ हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी गर्मी हो, हम जब घर से बाहर जाते हैं पानी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमें पता है अगर हम पानी इस्तेमाल करेंगे, हमें वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाएंगे तो वो हम नहीं जा सकते। तो जब आप टॉयलेट्स बनाते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो। फिर उसके बाद हमारा जॉब में हमारा जो कोटा है, वो अक्सर गवर्नमेंट की तरफ से तो कोटा अनाउंस किया गया, लेकिन अक्सर उस पर पोस्ट होती नहीं है। वो पोस्ट क्रिएट करवानी पड़ती हैं, उसके लिए बहुत आपको मुश्किल चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़, उसका ख्याल रखा जाए। फिर इसी तरह से इंक्लूसिविटी कि आप अगर किसी बंदे की स्पेशल नीड्स हैं, तो उसकी वर्क प्लेस के अंदर उसको आप कैसे कैटर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि उसको एक खास हाइट पर टेबल चाहिए, या उसको कम्युनिकेशन के लिए कोई टूल चाहिए, तो वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ ताकि आप उनको इनेबल करके और मुआशरे का एक फ़ाल हिस्सा बनाएं, बजाय इसके कि आप उनको एक एज अ बर्डन, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। तो छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। और दो चीज़ें स्पेशली मैं कहूँगी कि जो कि हमें एज अ कम्युनिटी, स्पेशल पर्सन विद स्पेशल नीड्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो तालीम और दूसरा स्किल, हुनर। ये दो चीज़ें वो हैं जो कि हमें इंडिपेंडेंस देंगी। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है जो हमें इंडिपेंडेंस दे सकती है। तालीम हासिल करें और हुनर सीखें, किसी भी किस्म का हुनर। आज तो कंप्यूटर की वजह से ज़िंदगी में बहुत से हुनर सीखना आसान हो गया। आप बहुत से ऐसे कोर्सेज कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आपको बाहर भी नहीं जाना, आप घर बैठे कर सकते हैं। फिर एक ट्रांसपोर्ट का इशू कि अगर आप यू आर पर्सन विद स्पेशल नीड्स, आप व्हीलचेयर यूज़र हैं, आप अपने ऑफिस तक जाएंगे कैसे? आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप नहीं जा सकते। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर व्हीलचेयर एक्सेस देना, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल अगर आप देखें ना, इसके लिए एक सिंपल सी मैं बात ये कहूँगी कि अगर हम एक ये एक्सपेरिमेंट करें एज अ सोसाइटी कि आप एक दिन व्हीलचेयर पर बैठ के गुजारें, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि यहाँ रोड पर जाते हुए ये खड्डा मुझे किस तरह से तंग कर रहा है, यहाँ से गुजरते हुए ये पाइप मुझे किस तरह से तंग कर रहा है, मेरे लिए हिंड्रेंस, रुकावटों का लेवल क्या है। वही चीज़ जो आप शायद 2 मिनट में कर लेंगी, वो इन रुकावटों की वजह से मेरे लिए 10 से 15 मिनट लेती है, ठीक है। तो आपकी एफर्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम कुछ घंटे व्हीलचेयर पर गुजारें ना, तो हमें आइडिया हो सकता है कि ये किस तरह की चीज़ है। अच्छा, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक वजूद की सूरत में यहाँ मौजूद होना, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। इंसान की तख्लीक एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। एक बच्चा, आप देखें जब वो माँ के पेट में वो बच्चा बन रहा है, किस तरह से वो कुदरत उसको बना रही है। उसकी वो अज्जा उसी तरतीब में, वो ऑर्गन्स, उनका काम करना, उनकी फंक्शनिंग, वो एक मौजज़े से कम नहीं है। आप नहीं कर सकते। एक इंसान साइंस ने कितनी तरक्की कर लिया, आप आज तक ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुदरत ही करती है। तो इंसान मौजज़ा है। इंसान अल्लाह का अशरफुल मखलूक़ात है, और ये मेरे ख्याल में इंसान अल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा है। फिर अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, अब अगर मैं उस रात की बात करूँ कि जिस रात ये वाक़या पेश आया, हम सफ़र कर रहे हैं, मैं सो रही हूँ, मेरा सर मेरी वालदा के बाजू पर है और मैं सो रही हूँ।
अब उस गोली का चलना, और वो अब देखें इस पूरे मुल्क के अंदर उस पॉइंट पर मेरा वहीं पर होना, ठीक है, उन डाकुओं का भी वहीं पर होना, फिर उस गोली का ऐसे लम्हे पर चलना और इस डायरेक्शन में चलना कि वो गाड़ी की पिछली सीट को शीशा तोड़कर गोली अंदर आती है, वो गाड़ी की सीट में से गुजरती है, वो मेरी अम्मी के बाजू में से गुजरती है और वो मेरी गर्दन में लगती है और वो रुक जाती है, अंदर स्टक हो जाती है। अगर वो यहाँ से निकल जाती तो खत्म था, वो अंदर रुक जाती है मेरी रीढ़ की हड्डी में। ये मौजज़ा है। उसके बाद मेरा आज यहाँ बैठे होना और इस हालत में बैठे होना, इस एम्पावर्ड एक पोजीशन में बैठे होना कि मैंने इस सब के बावजूद अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया अल्लाह के करम से, जो कि इंसान सोच समझ कर नहीं कर सकता। इंसान कहे ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं, तो ये भी अल्लाह का मौजज़ा है कि अल्लाह ताला इंसान को ऐसे ऐसे हालात में ऐसी ऐसी हिम्मत दे के गुजारता है कि इंसान अपने आप को देख के हैरान हो जाता है कि मैं कैसे गुजरा हूँ यार यहाँ से, मैं तो बहुत कमज़ोर इंसान था, मैं कैसे कर गया। तो ये सब मेरे ख्याल से अल्लाह का मौजज़ा है। इस हवाले से मेरा ये ख्याल है कि ये जिसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं, डिसेबल होना या इनेबल होना, ये इट्स अबाउट योर नीड्स, और वो नीड्स आपकी आपकी सोसाइटी फुलफिल करती है। मिसाल के तौर पर एक चलता फिरता इंसान है, वो एक बिल्डिंग में गया है और उसको ऊपर की मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ चाहिए। अगर सीढ़ियाँ नहीं होंगी तो वो डिसेबल है, ही इज़ नॉट एबल टू रीच द फर्स्ट फ्लोर। अगर सीढ़ियाँ नहीं है तो वो डिसेबल है। वही सीढ़ियाँ आप उसको प्रोवाइड कर दें तो उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म है, ठीक है। इसी तरह से जो स्पेशल नीड्स के साथ लोग हैं, इन्हें सराउंडिंग में स्पेशल नीड्स चाहिए होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी हो जाए तो ये भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा, ठीक है। तो उससे वो डिसेबिलिटी कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, हैंडीकैप ख़त्म हो सकता है। तो आई थिंक हमें स्पेशल नीड्स पर फोकस करना चाहिए कि वो क्या नीड्स हैं जिनके थ्रू हम इस बंदे को इनेबल कर सकते हैं। उन नीड्स को आप फुलफिल कीजिए, फैसिलिटेट कीजिए, तो बहुत सी चीज़ों को आप इनेबल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एक बादशाह ने कहा था कि कोई ऐसा जुमला बताओ कि जिसको मैं अच्छे वक्त में सोचूं तो वो तब भी मेरे काम आए, और मैं बुरा वक्त मुझ पर गुजर रहा हूँ, मैं तब भी सोचूं तब भी मुझे वो जुमला काम आए। उसने कहा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। और आई थिंक इससे खूबसूरत कोई बात नहीं है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ज़िंदगी जितने भी मुश्किल मरहले पर हो, वक्त गुजर जाता है, रोकर गुजरे हंस कर गुजरे, वो गुजर जाता है। लेकिन हमने अपनी जो नज़र है वो अपने गोल पर रखनी है। अगर हम अपनी मुश्किलात पर फोकस करने लगेंगे ना तो हम हल की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि मुश्किलात आपको बहुत बड़ी होकर नजर आने लगती हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अगर यहाँ से वहाँ सामने तक जाना है और मेरे रास्ते में एक पत्थर है और मैं उस पत्थर ही को देखने लग जाऊँ, मैं अपनी मंजिल से रास्ता हटाकर उस पत्थर को देखने लगूँ, तो वो पत्थर ही मुझे सब कुछ लगेगा और मुझे लगेगा मैं इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन अगर मैं नज़र मंजिल पर रखूंगी तो मेरा जहन 10 तरह के रास्ते बनाएगा कि क्या अल्टरनेट हो सकते हैं। सोल्यूशन की तरफ सोचिए। मसाइल बहुत हैं, नो डाउट बहुत हैं। हम इस मुल्क पे रहते हुए हम बहुत सी हमें शिकायत होती हैं कि पाकिस्तान में ये है, हमारे मुल्क में ऐसा है वैसा है। ठीक है, मसाइल हैं, लेकिन हम ये सोचें कि हम उसके हल की तरफ किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे वो इज्तिमाई ज़िंदगी हो, कम्युनिटी लेवल पर हो। हम किस तरह से सोल्यूशन की तरफ, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच रख रहे हैं। मसाइल पर सोचते रहने से, आप सारी उम्र बैठकर मसाइल पर सोचते रहें, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आई थिंक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच रखें जो कि हमें ज़िंदगी में हेल्प करती है। और आई थिंक फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। जब भी आपके मुश्किल वक्त आते हैं, बहुत से ऐसे टाइम मेरी ज़िंदगी में आए जब मुझे लगा कि शायद रास्ता कोई भी नहीं है, बस एक अल्लाह का दर रह गया। तो ऐसे में आप अल्लाह से मांगते हो और आप इस तरीके से मांगते हो कि या अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। और अब ये एक वाक़या मैं छोटा सा यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ये किस बादशाह का वाक़या है, क्या है कि वो जब काबा के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक नाबीना शख्स है और वो वहाँ काबा की दीवार से दुआ मांग रहा है कि मेरी बीनाई वापस आ जाए। तो उन्होंने कहा तुम कब से दुआ मांग रहे हो? उसने कहा मुझे इतना मुद्दत होगी, मैं दुआ मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं जब वापस आऊँगा ना तब तक अगर तुम्हारी बीनाई वापस ना आई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और जब वो वापस आया तो उस शख्स की बीनाई वापस आ चुकी थी। कहा कि ये क्या हुआ? कहा वो जो दुआ पहले मांग रहा था और जिस शिद्दत से ये दुआ अब मांगी गई है, तो इसमें और उसमें बहुत फर्क था। दो चीजें हैं, एक तो हमारी कोशिश, अपना 100% दें, उससे पहले शिकवा ना करें।
और दूसरा ये कि फेथ, दुआ, दवा और दुआ, ये 2 चीज़ें मिलकर आई थिंक किसी भी बड़े से बड़े मसले का हल निकाल सकती हैं। इस हवाले से ऐसा है कि देखें, अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने पाकिस्तान के अंदर हम डिसेबिलिटी मूवमेंट की बात करें, ज़ियाउल हक साहब के टाइम पर काम हुआ था डिसेबिलिटी के हवाले से, उनकी अपनी बेटी स्पेशल नीड्स के साथ थी। इसी तरह से अभी हमारी पिछली हुकूमत में स्पीकर असेंबली थे, उनकी अपनी बेटी स्पेशल नीड्स के साथ थी, उस अरसे में काफ़ी काम हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें जब अपने घर में कोई होता है तो तभी हमें एहसास होता है। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि अब सबके घरों में एक एक हो जाए तो ऐसा तो करना बहुत ज़्यादती होगा। तो इससे बेहतर है कि हम एहसास करें। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें, उनके एंड से भी दुनिया को देखें कि उनके लिए किस तरह से मुश्किल है, किस तरह से हम इस रवैये को तब्दील कर सकते हैं। फिर मुआशरे के अंदर हमारे जो अगर कोई स्पेशल नीड्स के साथ है, हम उसको एक या तो एक ऐसा फिगर बना देते हैं कि बस ये एक आइडियल फिगर है और ये इंसान नहीं है, ठीक है, इसकी कोई इंसानी ज़रूरियात नहीं है, इसको बस आपने सिर्फ पूजना है, इसको एक बहुत ये एक अजमत का शाहकार है, ये एक इंसान नहीं है। हम इंसान से या तो बहुत ऊपर ले जाते हैं उसको, या हम उसको बहुत नीचे ले जाते हैं। जैसे हम देखते हैं अक्सर भिखारी हमारे जो हैं वो जो उनकी कोई जिस्मानी माजूरी होती है, जहनी माजूरी होती है, तो वो भीख मांग रहे होते हैं। तो उनको एक नॉर्मल जो ज़िंदगी का फ़्लो है उसमें शामिल कीजिए, ज़िंदगी के धारे में शामिल करें। ये सिर्फ स्पेशल नीड्स हैं, ये कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंसान से हटकर कोई और मखलूक बना देता है। आप इंसान हैं, आपकी सिर्फ स्पेशल नीड्स हैं, उनको कैटर किया जाए, आप ज़िंदगी की दौड़ में सबके साथ शामिल हों। सोसाइटी के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स का सेट होना बहुत ज़रूरी है। मसलन मैं अगर अपनी बात करूं कि जब मैं जाती हूँ बाहर, तो मैंने देखा है कि लोग जिस कम्युनिटी में मैं मूव करती हूँ वहाँ पर लोगों के अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आ चुकी है, ओके, कि बंदा स्पेशल नीड्स के साथ भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। मैंने अपनी ज़ाहिर तालीम हासिल की, शादी हुई, तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे ज़िंदगी में होती गई तो ये एक बड़े टैबूज थे। मुझे हर पॉइंट पर एहसास हुआ कि ये बहुत मुश्किल है स्पेशल नीड्स के साथ आपको अपनी बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए भी डिमांड करना। ऐसा है कि जैसे आप कोई कर्ज मांग रहे। देखिए, करने को तो बहुत कुछ है और वक्त का मुकाबला सख्त है और देखिए, अभी मेरा जो फोकस है एक तो डिसेबिलिटी के हवाले से है, डिसेबिलिटी मूवमेंट के हवाले से, स्पेशल नीड्स के जो लोग हैं उनको किस तरह से एम्पावर किया जाए, उस हवाले से मैं चंद एक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हूँ, जिसमें हम स्पेशल नीड्स के जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ स्किल्स सिखा रहे हैं, उनकी जो मेडिकल, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि अभी तो लोग उस हालत में हैं कि जिनके पास व्हीलचेयर खरीदने को पैसे नहीं है, एक बहुत टूटी हुई व्हीलचेयर, वो बंदा बेड से नहीं उतर सकता। तो बिल्कुल हमें 2 लेवल्स पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो ग्रास रूट लेवल पर कि जहाँ आप उनको बिल्कुल बेसिक जो नीड्स हैं वो प्रोवाइड करें, और दूसरा बिल्कुल हाई लेवल पर कि जहाँ पर आप लेजिस्लेशन की बात करें स्पेशल नीड्स के लोगों के लिए, फैसिलिटीज़ पार्लियामेंट के अंदर बात हो, तो ये सब दोनों एंड से ये चीज़ें चलेंगी। कम्युनिटी के अंदर जहाँ तक अवेयरनेस कैंपेन की बात है उसमें भी बहुत काम हो रहा है और काम जारी है, और देखें अब क्या होता है इसमें। मेरा ख्याल है मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई थिंक यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे टाइम आए कि जब लगता था कि बस ख़त्म हो गया, लेकिन बस कहीं ना कहीं अंदर वो एक जज्बा, एक यकीन, एक उम्मीद वो फिर से जन्म लेती थी। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जी, मुझे लिटरेचर में काफ़ी रग़बत है, तो कुछ पढ़ना लिखना चलता रहता है। फिर उसके अलावा मेरा फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, फैमिली के साथ वीकेंड्स पर ऐसी रूटीन होती है कि कहीं खाने चले गए फ्रेंड्स के साथ, और क्योंकि हम पाकिस्तानियों की एंटरटेनमेंट आज आकर खाने पर ख़त्म होती है, खाने से शुरू होती है, तो वो है एक वो एक्टिविटी साथ चलती रहती है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। फिर ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ है, तो वो भी जब जब पॉसिबल हो, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, जहाँ जब पॉसिबिलिटी निकलती है तो वो मैं करती हूँ। तो बस इस किस्म की चीज़ें हैं पर्सनल लाइफ के। जो हमारे ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान, ये वाले सारे एरियाज़ देखे हैं मैंने, और 2 दफ़ा मैं गई हूँ, जो बहुत बहुत खूबसूरत लगे ये एरियाज़। और फिर उसके अलावा पाकिस्तान में भी काफ़ी जगहें बाकी पाकिस्तान में भी देखी हैं। मुल्क से बाहर जो है
तालीम के सिलसिले में मेरा जाना हुआ था इंग्लैंड, और फिर कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह और तालीम के हवाले से वहाँ काफ़ी दफ़ा जाना हुआ है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं साथ में। और फिर मेरे भाइयों के बच्चे हैं, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। बल्कि मुझे जैसे मैंने कहा ना कि हम लोगों के मेरे इस एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मैं, हम लोग इस लड़ाई में लग गए थे, इस स्ट्रगल में, तो हमने कभी एक दूसरे से इस दुख का इजहार नहीं किया कि हमें इस बात पर हम हर्ट हुए हैं, क्या हुआ है। तो मेरे जब भाई के बच्चे हुए, और उनमें से अब मैं अपने भाई के बच्चों के साथ मेरे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो उसको बुखार था, वो बहुत ज़्यादा बीमार था, और उसको मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मैंने सोच रही थी कि यार ये मेरे भाई की औलाद है और इसकी बीमारी मुझे इतनी तकलीफ़ दे रही है कि मेरा बस नहीं चल रहा, मैं कैसे इससे ये तकलीफ़ दूर करूँ। तो मेरे माँ बाप, उनकी तो मैं सगी औलाद हूँ, उन पर क्या गुजरी होगी कि जब वो मुझे इस हालत में देखते होंगे और वो इस फेज़ से गुजरे होंगे, उन्होंने कैसे इससे फ़ाइट किया होगा कि मुझसे अगर भाई के बच्चे की तकलीफ़ नहीं देखी जा रही है। तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे पेरेंट्स तो बहुत बड़ी आज़माइश से गुज़र रहे हैं। मेरे 2 भाई हैं, और एक भाई यहीं मुज़फ़्फ़राबाद में ही होते हैं, और एक भाई जो है वो मुल्क से बाहर होते हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, फ़ादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हो गए हैं, और वालिदा मेरी हाउसवाइफ़ हैं, और मेरे हस्बैंड हैं, उनकी जॉब कराची में है, शादी को 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए हैं तकरीबन। तो वो वहाँ होते हैं, मेरी जॉब यहाँ है, बस इस तरह से चल रहा है। अच्छा, पर्सन विद स्पेशल नीड्स, अगर आप पाकिस्तान में हैं और यू आर अ पर्सन विद स्पेशल नीड्स, तो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिनमें से एक आपकी शादी भी है। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोग एक शख्स को जिसकी कोई भी स्पेशल नीड्स हैं, उसको हम एक नॉर्मल इंसान नहीं समझते हैं, अपने जैसा इंसान नहीं समझते, तो हम एक ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग एक्सक्लूड कर देता है कि इस शख्स को तो शायद शादी की ज़रूरत नहीं है, ये तो इससे खारिज है, ये तो बिल्कुल अलग हट कर कोई शायद चीज़ है। मैंने जब मेरी 2-3 साल पहले जब शादी हुई, मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट करवाना। और फिर मैंने देखा कि मेरे बाद बहुत से और कुछ ख़वातीन थीं जो कि स्पेशल नीड्स के साथ थीं, जिनकी शादियाँ हुई, और उन्होंने अपनी फैमिली के आगे मुझे एज़ एन एग्ज़ाम्पल कोट किया कि देखिए उनकी भी हुई है। तो फैमिलीज़ की एक तो हमारी कम्युनिटी के अंदर वैसे एक्सेप्टेंस कम है कि कोई भी अमूमन जो लोग होते हैं वो अगर किसी की कोई स्पेशल नीड्स हैं तो उसको अपनी बहू नहीं बनाकर लाना चाहेंगे। कि हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग तो सांवले रंग वाली लड़की भी नहीं लाना चाहते, हम लोग तो छोटे कद है वो भी नहीं लाना चाहते, ठीक है, दांत भी पूरे हों और बाल ऐसे हों, और वो पूरा एक कस्टमाइज्ड किस्म की हमें लड़की चाहिए होती है। तो जिसकी अगर स्पेशल नीड्स हैं वो तो हमारे लिए बिल्कुल ही एक एक्सक्लूजन में आ जाती है कि नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसे में एक तो उस दूसरी फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस, और फिर मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ जो स्पेशल नीड्स के साथ ख़वातीन हैं स्पेशली, उनकी अपनी फैमिलीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस है, उनकी अपनी बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, खौफ हैं, खदशात हैं कि ना जाने इनके साथ क्या हो जाएगा। हम तो इनको बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, तो हमने इतना संभाल कर रखा है, दूसरा शख्स आएगा वो ना जाने किस नीयत से आ रहा है, क्या चाह रहा है, और वो हमारी बच्ची के साथ पता नहीं क्या हो जाए। तो ये वाले खदशात बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। मैंने अपने केस में भी देखा, मेरे अलावा और बहुत से लोगों मैंने देखा जिन फीमेल्स की हुई हैं शादियाँ, तो उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के हवाले से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। देखिए, कंपेनियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी के अंदर। इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है, आप उसको एक अलग थलग जगह पर नहीं रख सकते कि आप कहें कि बस ये इसको मैंने यहाँ खाना दे दिया है और यहाँ पर इसको रोटी मिल जाती है, यहाँ पर इसको कपड़ा मिल जाता है और ये इसके सर पे छत है तो ये यहाँ ज़िंदगी गुजार सकता है। इंसान का इंसान से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, कंपेनियनशिप एक नीड है आपकी। उसके लिए आई थिंक कि हमें इस हवाले से सोचना चाहिए, और इस हवाले से अब सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस लानी चाहिए कि चीज़ कंपेनियनशिप का अब सिर्फ औरत का मकसद, अगर हम जो हमारे यहाँ हुआ करता था कि गोल रोटी बना सकती है तो तभी वो उसके साथ शादी की जाएगी, तो ये कॉन्सेप्ट सब चेंज हो रहे हैं। अब औरत का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करना या रोटी बना देना या कपड़े धो देना या सफाई कर देना, इससे हटकर कंपेनियनशिप की तरफ रोल्स जा रहे हैं। और आई थिंक ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब जो नई जनरेशन है उनके अंदर ये एहसास है कि हमें लाइफ पार्टनर चाहिए, बजाय इसके कि हमें काम करने के लिए कोई लड़की चाहिए। तो दिस इज समथिंग गुड, और चीज़ें चेंज हो रही हैं। जी, एमबीबीएस के बाद
एक तो MCPS मैंने किया साइकाट्री में, और फिर उसके बाद बस मैंने कहा कि मुझे, मेरे अंदर बस एक स्टूडेंट है और मुझे हर वक्त स्टूडेंट रहना होता है, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कोर्स, कुछ आगे कर लूँ, कुछ कर लूँ। तो फिर मैंने एक स्कॉलरशिप मुझे मिल गया था ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से, स्ट्रीवनिंग स्कॉलरशिप, और उसके लिए मैं मास्टर्स के लिए किंग्स कॉलेज लंदन में चली गई थी, वॉर साइकाट्री में। मैंने वहाँ से मास्टर्स किया और फिर उसके बाद मैं वापस आई। फिर उसके बाद मुझे फिर एक और फेलोशिप था, उसके लिए मेरी सिलेक्शन हुई US के, सब्सटेंस अब्यूज़ के हवाले से था, लेकिन उसमें ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं जा सकी। तो बस कुछ ना कुछ तालीम के हवाले से कुछ कोर्सेज, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। अच्छा, जहाँ आपने बात की कि एक और चीज़ जो कि मैं मेरे गोल्स में है, जो मैं करना चाहती हूँ, उसमें एक ये चीज़ है कि नशे के हवाले से काम मैं करना चाह रही हूँ। हमारे यहाँ नशे का इस्तेमाल यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। बाकी पाकिस्तान में भी होगा, लेकिन हमारे इस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा। तो उस हवाले से मैं कुछ इस किस्म की करना चाह रही हूँ काम, कि जिससे हम यंग जनरेशन को स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इनकी स्ट्रेस कोपिंग को बेहतर किया जाए, जिसकी वजह से उनको नशे की तरफ जाने की ज़रूरत पेश ना आए, और इस हवाले से जो भी अवेयरनेस दे सके, वो एक है। अच्छा, नशे के हवाले से हमारे पास मरीज़ आते हैं और बहुत सालों से आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ अरसे से इन मरीज़ों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, और फिर नशावर अशिया वो भी कई किस्म की मार्केट में आ चुकी हैं, जिसमें ये आइस है, ये क्रिस्टल मेथ, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। चर्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, फिर कोकेन है, हीरोइन है, बहुत सी चीज़ें अब उसमें बढ़ती, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और जो ज़्यादा इस यंग एज के लड़के, वो इस नशे की तरफ आ रहे हैं, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत ईजी एक्सेस है नशावर चीज़ों को। अच्छा, नशे में ना ऐसा होता है कि नशा बेसिकली, नशे की तरफ इंसान तब जाता है कि जब वो अपने जहनी तनाव को सेहतमंदाना तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा होता। तो ये उसकी स्ट्रेस कोपिंग का माल अडेप्टिव तरीका होता है कि मैं नशे में चला जाऊं और मैं, ये जो मेरी जहनी तकलीफ है या जो भी स्ट्रेस है, मैं उससे निकल जाऊं थोड़ी देर के लिए, मैं उससे आज़ाद हो जाऊं। तो ये स्केप रूट होता है। तो हम अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करें अपने यूथ के साथ, यंग जनरेशन के साथ, फैमिली बॉन्ड्स को मजबूत करें, घरों के अंदर जो पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ जो बॉन्डिंग है उसको हम मजबूत करें, तो वहाँ से भी हम काफ़ी हद तक एक बफर जोन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें आज से एक जनरेशन पहले, तो जब ये मोबाइल फ़ोन्स और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस अरसे में 1 टू 1 जो कनेक्शन होते थे लोगों के, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। घरों के अंदर आप देखें कि बच्चों का बड़ों के साथ बैठना, घंटों बातें करना, बात शेयर करना, दादा-दादी, नाना-नानी, तो ये चीज़ें एक बड़ा एक आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देती थीं, और एक आपके पास एक ऐसी जगह होती थी कि जहाँ पर आप जाकर अपना सुकून हासिल कर सकते हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो चीज़ें नहीं रही हैं। हम इस डिजिटल के दौर में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे पास इंसान का इंसान से राब्ता कम हो गया, और ये भी एक वजह है कि हम अपने स्ट्रेस को उतना हेल्दी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। हमें फ़ौरन से कुछ चाहिए होता है कि जिसके ज़रिए मेरे जहन से ये चीज़ें निकलें, तो वो एक आसान रास्ता हमें लगता है कि हम नशे की तरफ जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ इस कम्युनिटी के अंदर जो है ना, लड़कियों का इतना अभी रुझान नहीं है। हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं उसमें तकरीबन मेल्स ही आ रहे हैं। वैसे ओवरऑल जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो लड़कियों का भी आहिस्ता-आहिस्ता नशे की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं अगर इस कम्युनिटी की बात करूँ, जिस कम्युनिटी में मैं सर्व कर रही हूँ, तो यहाँ पर अभी तक हमने लड़कियों के कोई ऐसे केसेस नहीं देखे हैं, बल्कि जो केसेस आ रहे हैं वो तकरीबन लड़कों ही में हैं नशे के। और उसकी एक दो वजूहत है कि एक तो एक्सेस का ईजी होना, लड़कों का घर से बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उनको ईजीली एक्सेसिबल होता है नशा। लड़कियाँ अमूमन घर पर होती हैं, बाहर जाएंगी भी तालीम के लिए या किसी चीज़ के लिए, बाकी टाइम उनका घर पर गुजरता है, तो उनको एक्सेस इतनी ईजी नहीं होती। और दूसरा ये कि स्टिग्मा जो है लड़कियों को, जैसे हमारे यहाँ अभी भी स्मोकिंग देख लें या कोई भी चीज़ देख लें, लड़कियों के लिए बहुत स्टिग्मा है कि नहीं उनको अलाउ किया जाता, बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू वही चीज़ अगर लड़का कर रहा है। तो वो भी एक वजह है कि लड़कों में किसी हद तक फैमिली भी एक्सेप्ट कर ले, लड़का है नशा कर रहा है तो क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर है। नशे का जो बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी वजह से कई तरह के समाजी मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। एक शख्स जो नशे की हालत में ज़्यादा अपना वक्त गुजारता है, वो अपने जो फाइनेंसेस हैं उनका भी ज़्यादा इस्तेमाल वो अपने नशे की खरीदो फरोख्त में करता है। उसकी वजह से उसकी फैमिली की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, वो अफेक्ट होती है। फिर उसके रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं। एक इंसान जब अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है,
तो उसकी जो आपके साथ किसी भी इंसान के साथ इंटरेक्शन होगी रिश्तों के अंदर, तो वो भी अफेक्ट होगी। कभी वो पुरतशद्दुद हो सकता है, कभी वो किसी एक मतलब अपने नॉर्मल सेल्फ में नहीं होगा, तो जिसकी वजह से उनके स्पाउस की मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होने लगती है एक ऐसे शख्स के साथ रहते हुए। और फिर जो औलाद है, वो बच्चे जो उस एक अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में बढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं कि हमारा बाप किसी भी वक्त कुछ भी कर देता है, ठीक है, तो वो बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है, क्योंकि बच्चों को वालिदैन की बहुत ज़्यादा एक बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है अपने बचपन के फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर। तो बच्चे वो एक शख्स अगर नशा करता है तो वो सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं हो रही होती है, वो एक पूरा घराना होता है जो डिस्टर्ब हो रहा होता है, और वो असरात बहुत दूर तक जाते हैं। खासतौर पर वो बच्चे जो उस माहौल में पलते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत आगे तक वो असरात जाते हैं। फिर डोमेस्टिक अब्यूज़ नशे वाले लोगों में हम देखते हैं कि ये बहुत कॉमन है कि नशे की हालत में बीवी को, बच्चों को मारा पीटा। तो नशे के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें एसोसिएटेड हैं, जो कि सिर्फ नफ्सियाती ही नहीं, समाजी लेवल पर भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।